नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का मैथ्स विद अशोक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 16 सितंबर से आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और थोड़े ही दिनों में 16 से 26 तारीख तक होने वाला है और उसके थोड़े ही नेक्स्ट मंथ में आपका सीजीएल का पेपर हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हम लोग पूरे मैथमेटिक्स को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता तब तक। तो आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो उसको कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, इन 35 क्वेश्चंस में से आप अगर 30 प्लस कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हम लोगों को प्रैक्टिस ढेर सारी करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा ये कि 250 का 60% और 400 का 18% जोड़कर 42 घटाने पर प्राप्त मान क्या होगा। कितना क्वेश्चन आसान है। अगर परसेंटेज लिखा है तो अपॉन में 2 जीरो आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 छक्का 150 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 जीरो आ गया, ये कट जाएगा, 18 चौक 72 आ गया। वेरी गुड। अब इसमें से 42 मुझे माइनस करना है, तो अगर 72 में से 42 माइनस कर दूंगा तो 30 हो जाएगा। 30 को 150 में जोड़ दूंगा तो 180, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में। तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, आपको रेडी रहना होगा इन्हीं सब लैंग्वेज के लिए। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाएगा आपका। ठीक है, देखो, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक बार 5 शेष बचे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18 एंड 30 ईच टाइम। किससे भाई? तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस करके देख सकता हूँ, बहुत सारे मेथड है इसको करने के, तो आप चेक कर लिया अगर 5 माइनस करोगे 170 आ जाएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 12। 12 से नहीं कटेगा। अगर इसमें से 5 माइनस कर दोगे 175 आ जाएगा, ये भी 12 से नहीं कटेगा। इसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 180 आ जाएगा, ये 12 से कट रहा है, और यही आपका आंसर हो सकता है। अगर ये 18 से और 30 से कट जाए, बिल्कुल कट रहा है, सबसे कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, कि अगर इसमें से मैं 5 माइनस कर दूं तो 360 आ जाएगा, और 360 भी तो इन सबसे कट रहा है। लेकिन नहीं, आंसर आप देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या वही होगी, एलसीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, यदि x की वैल्यू ये दे रखी है तो 1/x प्लस 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे सॉल्व होगा देखो, ध्यान समझो। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ पे तुम 1/4 रखोगे, प्लस यहाँ पे 1/1/4 रखोगे, तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4, फिर ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 4 3 12, 4 16, 16/3 इसका आंसर। क्लियर है? पहला ऑप्शन समझ में आ रही, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो आपको इसमें आपको आदत डालनी पड़ेगी कि मन में, हालांकि ये सब क्वेश्चन आप मन में भी कर सकते हो, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं। कैलकुलेटिव अभी आपको फ्लो बनेगा, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी आएंगे। देखना, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 360 हो जाती है। 20% की वृद्धि करोगे कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ओरिजिनली 100% होती है, तो 20% वृद्धि करने का मतलब 120% हो जाएगा, और इसी 120% की वैल्यू 360 है, मतलब 3 गुना दे रखा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे सर 300 हो जाएगी। इतना ही आसान है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मन में कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मन में देख के निकल जाना, लिखना नहीं है ये सब क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या गया कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, इनकम का रेशियो। क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा थोड़ा सा। और एक्सपेंडिचर, उनके व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो आपसे दिया है कि 3:5। ठीक है, यदि दोनों की बचत क्रमशः इतना है, अब सेविंग दे रखा है आपको कितना भैया, 4000 और 6000। ठीक है, तो एक ही आय कितनी है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड लगाएंगे। तो 5 25 25 और 7 21, 25 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 6 18, 18,000, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20,000। 18,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो कितना जाएगा बेटा, 2,000। तो इस 4 की वैल्यू अगर 2,000 रख दो, समझो इसी 4 की वैल्यू अगर आप 2,000 रख दे रहे हो, तो इसका मतलब है एक की वैल्यू 500 हो जाएगी, 500 गुना है। तो हमसे पूछा था कि एक इनकम कितनी होगी, एक इनकम इतना, 5 5 2500, कितना हो जाएगा 2500। यहाँ पे डबल एक्स्ट्रा जीरो आ गया है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इन सब क्वेश्चन को भी मन में किया जा सकता है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको
ज़्यादा कैलकुलेशन अगर ढेर सारी करनी पड़े तो थोड़ा सा लिख लिया करो, कुछ कैलकुलेशन मन में करना चाहिए और कुछ लिख भी लेनी चाहिए कि भाई आसान हो जाए अपना कुछ, ठीक है। देखो क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक होती है पेपर में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उस पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आसान है। तो कहोगे सर अगर मैं बोलूँ कि एमपी से सीपी का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे सर हम जानते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 110 ऊपर चला जाएगा और नीचे 12% पर छोड़ दोगे तो 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88%। सबको याद होता है। 11 से काट दोगे 10 बार में और 11 से काट दोगे 8 बार में, 2 से काटोगे 5 और 4 का रेशियो आ गया। फिर ये बोला क्या था कि मार्क प्राइस कितना था, तो बोलोगे सर 2500 था। तो इसकी वैल्यू 2500 थी, तो मतलब कितना गुना थी, 500 गुना थी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520, 2000 हो जाएगी। बताओ कितना आसान सवाल है, इजी है कि नहीं। आगे बढ़े। चलो जिसको नहीं समझ में आएगा वो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख सकता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। A shopkeeper marks an article 25% above its cost price and then allows a discount of 8%. What is his profit percentage? उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना। देखो ध्यान से समझो, आपके मन में डेटा होना चाहिए, ये नहीं कि इस लैंग्वेज पे फोकस करो। क्या दिया है, क्या पूछा। 25% क्या किया है कि दुकानदार ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। मतलब हो गया कि मार्क प्राइस 25% ज्यादा है। फिर क्या कह रहा है कि 25% ज़्यादा करने के बाद 8% का डिस्काउंट दे रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं सक्सेसिव। हम लोग पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या लगाते हैं मेरे भाई, सक्सेसिव लगाते हैं। कैसे लगाओगे, 25% आप करोगे ऐसे, फिर +8 करोगे, सॉरी -8 करोगे, फिर -25 गुणे 8 करना पड़ेगा अपॉन में 100। तो 25 में से 8 जाएगा, 17 बचेगा, और 25 बटा 200/100 2 हो जाएगा, 17 में से 2 जाएगा 15%। यही इसका प्रॉफिट परसेंटेज। सक्सेसिव लगा दिया, आराम से हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है, जब आपको कुछ दिया ना हो। आगे बढ़े। देखो एक वस्तु को 20% हानि पर बेचने के बजाय यदि 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो इतना अब समझो, अगर 20 ऐसे समझो, आप ना दिमाग लगाओ कि मान लो वस्तु 100 रुपये का होगा। ऐसे क्वेश्चन को मन में कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसको 10% 20% की हानि बेचोगे तो मतलब 80 रुपये में बेच दोगे, ठीक है, 80 यूनिट में बेच दोगे, ठीक है। अगर उसको 10% के लाभ में बेचते तो 110 में बेचते। सिंपल सी बात यह है कि देखो बोल रहा है कि तो उसे 450 रुपये अधिक प्राप्त होते। यहाँ पे कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो बोलोगे सर यहाँ पे 20 10 30 30 रुपये 30 यूनिट अधिक प्राप्त हो रहा है। इसी 30 यूनिट की वैल्यू 450 है। कितना गुना है, तो बोलोगे सर 15 गुना है। 15 3 45 होता है ना। तो बोला था कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%। तो 15 का 100% 1500 रुपये। आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये क्या है क्वेश्चन। बोला है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 720 रुपये। आपके देखो अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाएगा तो 3 साल का पूछ लेगा, और 3 साल का मैंने पीछे मैं करवा चुका हूँ। फार्मूला आपको बस याद रखना। यहाँ पे दिया है कि 2 वर्षों के लिए, तो हम जानते हैं पी और R/100 का स्क्वायर इक्वल टू यही होता है 720, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है इसका यही फार्मूला होता है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो P और 1/5 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/25 हो जाएगा, गुणे 720, क्योंकि इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 720 गुणे 25, अब इससे मल्टीप्लाई करना है ना। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आधा 3600 हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 36 का आधा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है। जैसे मुझे 72 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको आधा कर दूंगा और 0 छिपा दूंगा। ठीक है, आसान से आगे बढ़ता हूँ। तो मैं वही ट्रिक लगाता हूँ, ये सब आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है, वेरी गुड, क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर ऐसी छूट देता है कि उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है भाई, ठीक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर बताइए। देखो क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो बेसिकली आपसे पूछा क्या है उस पर फोकस करो। ठीक है, तो वस्तु अगर इतने रुपए में बेची जाती है, क्लियर है, 616 रुपए में आप बेच रहे हो। पहली बात तो 11 का मल्टीपल आंसर देखो एक ही दिख रहा है, ये तो 11 का मल्टीपल है, तो मुझे लग रहा है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन सी दिख रहा है।
हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि देखो क्या कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से। अब समझो कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है। अगर तुमने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा। दुकानदार अंकित मूल्य पर ऐसी छूट देता है कि उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसी अब मुझे ये नहीं पता कि छूट कितना दे रहा है, बता रहा है कि 12% का लाभ। 12% का लाभ करोगे तो 112% ये हो जाएगा, एसपीए हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट मुझे नहीं पता, ठीक है, डिस्काउंट मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लूंगा कि 100 माइनस। एक तरीका ये है, लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये होगा क्या कि अगर मैं 112% कर दूँ, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने क्रैमुल 100 माना है तो 12% के प्रॉफिट में भेजोगे तो एसपी इतना हो जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1400 और माइनस 14x। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो सिंपल सी बात है, 40% की ही वैल्यू आपसे पूछी थी, 40% की ही वैल्यू पूछी थी, है जी। सिंपल सी बात है, आपको ये करना नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा करो ही मत, थोड़ा सा, क्योंकि अब यही सब क्वेश्चन में होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। तो वो पूछा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर कितना है। सिंपल सी बात है, 40% एक्स्ट्रा किया तो 40% की ही तो वैल्यू निकालनी है अपने को, है जी, 40% की ही वैल्यू निकालनी। और इसको बेच कितना बड़ा, 112% की वैल्यू आपको दे रखी है। 12% का प्रॉफिट भी बेच रहा है, 112% पे बेचेगा तो 616 हो गया, ठीक है। तो कितनी बार में कट रहा है देखो, 40% निकालना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको काटूँ 4 से, किसे कट रहा है, 18 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 16 7 112, 7 दूनी 14 से कट जाएगा, 14 से काट दो, 14 8 112 और 14 से काटोगे 14 चौक 56, बचेगा बाद 14 चौक 56। अब मुझे 40% निकालना है, मैं 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 220। आपने देखा कि 220 वैसे भी आंसर आना ही था इसका, क्योंकि ये जो था ना 11 का मल्टीपल था। इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया एक्स्ट्रा, लेकिन लेने की जरूरत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है कई बार, कोई बात। एक परीक्षा में 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 52 थे, यदि बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के औसत अंक 48 और 62 के स्थान पर 84 और 26 दर्ज किए गए थे, सही औसत क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर देखो बच्चे देखेंगे कि लेंदी है, ठीक है, और इसको स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे आसान क्वेश्चन है नहीं। देखो क्या है, आप देखो कि चेंजेस कितना, सम कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। 48 और 62 अगर रहता है तो सम कितना होता, तो बोलोगे 6 4 10, 110 हो जाता, ठीक है, 110 हो जाता। 48 प्लस 62 करोगे, 48 प्लस 62 करोगे तो 110 हो जाएगा, वेरी गुड। अगर इसको इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 2 10, 6 4 10। अगर मैं 84 और 26 दोनों को जोड़ रहा हूँ तो फिर भी 110 ही आ रहा है। इसका मतलब इसके सम में कोई अंतर नहीं हो रहा है। जब इसके सम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो इसके एवरेज पे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एवरेज भी जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन करनी थी, बस देखना था कि क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो 16 वर्ष है और 14 वर्ष है, संख्या का अनुपात 3:2 है, तो आप क्या किया करो, इसको रेशियो में ही सॉल्व किया करो, सॉरी, इसको आप रेशियो में ही सॉल्व किया करो, है जी। देखो कैसे, तो सम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16 3 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर क्या करना है, पूरी कक्षा का निकालना है, तो 5 से 3 2 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 40 20, तो इसको जोड़ दो, मान लो अगर मैं इसको 2 दे दूंगा तो ये 50 हो जाएगा, और ये बचेगा 26, 26 जोड़ दूंगा तो 76 हो जाएगा, 76/5। मैं कहूँगा सर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नहीं तो 152 हो जाएगा। ऐसे मैं मन में करता हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, तो क्यों करता हूँ, नीचे 10 आ जाएगा तो एक डिजिट पर डेसिमल लगा दूंगा, 6 दूनी 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से यूनिट डिजिट मैंने मैच कर दिया। आगे बढ़ें। ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए, डिवीजन से बचने के लिए, ठीक है। देखो ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी उसके साथ कार्य, अच्छा तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, देख रहे हो, इतने काम चोर है, इतने काम चोर हैं कि वो तीसरे दिन आ रहे हैं उसके साथ, बेचारे के साथ, ठीक है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कितना आसान है, जब भी मैं ऐसा डेटा देखता हूँ मैं 60 ही मान लूंगा कि इसका जो एलसीएम होगा, यानी टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, एफिशिएंसी इसका 2 हो जाएगा, इसका 1। अच्छा ये 3 दिन तक पूरा काम करेगा तो 9 काम कर लेगा, 3 3 9। अच्छा तीसरे दिन ये लोग और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे समझो कि 3 डेज में कितना काम होगा, आप उस पर फोकस करो, 3 डेज में कितना काम होगा। तो बोलोगे सर 1 2 3 दिन तो ए पूरा करेगा तो 9 काम कर लेगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो
2 1 3 मतलब 12 काम हो जाए। अब हमको करवाना है 60 काम, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 60 हो जाएगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 15 डेज में आपका 60 काम पूरा हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लेना है ऐसे क्वेश्चन में, मन में करना है ऐसे क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपको मन में करना। एक टंकी को पाइप ए और बी क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है जी। एक निकासी पाइप सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और 6 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कुल कितने मिनट में? 18 है, 24 है और -36 कर लेना, क्योंकि सी ये बताता है कि भाई खाली कर रहे हो। तो मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है कि 72 हो जाएगा सबका एलसीएम। ये हो जाएगा 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 24 यहाँ 72 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, -2 इसकी एफिशिएंसी। अब देखो कंडीशन लगा, तो फटाक से जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तीनों पाइप को अगर एक साथ खोलोगे आप, तो 4 3 7 में से तो जाएगा 5 यूनिट के हिसाब से काम होगा, और 6 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया। 6 मिनट अगर साथ में काम करेगा इसके, तो 30 काम तो ऐसे ही कर लेगा। 30 काम मतलब 30 पानी भर चुका है, तो बचेगा कितना? 42। वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है? अब टंकी को कुल कितने मिनट में भर जाएगी? ठीक है, तो अब इसको काम करेंगे ये दोनों मिलके, तो 7 के हिसाब से, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है बेटा? 6। कितना आ गया? 7 6 42। यही था ना भाई? 36 मिनट में खाली कर सकता है यदि तीनों क्वेश्चन। मुझे लग रहा है आंसर इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 12 काम कर रहा है मुझे लग रहा है। 6 यहाँ पे, 6 वहाँ पे, 12 काम कर रहा है। ठीक है, 6 दिन यहाँ पे लग गए और 6 मिनट की बात हो रही थी बेसिकली, मैं दिन पे समझ गया, 6 6 12 मिनट। ठीक है, आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको, तो टाइम दे दूं आप लोगों को। देखो, दो ट्रेनें ए और बी समान दिशानुक्रम से इतना और इतना की गति से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है। जब समान दिशा में चलती हैं, जैसे चुप 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 समान दिशा में से चलेगी, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। वैसे तो मैंने याद ही करवा दिया है, क्योंकि मैंने पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई। तो 5 मीटर पर सेकंड है। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, अब इसी स्पीड से उसको पार करेगी। ठीक है, 20 सेकंड में पार कर ले रही है, तो डिस्टेंस कितना? अगर एक आदमी को ट्रेन पार कर रही है, ध्यान से समझो, एक आदमी को ट्रेन पार कर रही है, तो वो अपनी लेंथ ही कवर करती है। तो 20 सेकंड में इस स्पीड से जाएगी, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा बच्चे? तो बोलोगे सर 100 हो जाएगा। इसमें लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी करोगे समझ में आएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ये क्या है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखो हमने क्या किया है कि एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह रख लिया कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी? प्लेटफॉर्म को जब तय करेगी, तो ध्यान से समझना, आप एक बात समझो, जब वो प्लेटफॉर्म को तय करती है, तो एक तो अपनी लंबाई तय करती है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करती है। ठीक है, और उन दोनों को पार करने में वो 35 सेकंड का टाइम लगा रही है, और उसका जो स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर था। तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा, तो 72 को देखो 5/18, ये तो मन में कर सकते हो कि 5 चौक 20 आ जाएगा। तो मतलब टोटल डिस्टेंस वो इतना कवर करेगी। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। 70 में से 70 मतलब 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700। 700 में से इसको माइनस करो 350, 250। अभी 700 में से अगर मैं 250 आएगा ना, ये नहीं 250। क्लियर है? समझ में आ गया जी? बोलो 250। क्लियर है? अरे भैया x + 450 हो जाएगा इक्वल टू 700। 700 माइनस कर दो इसमें से, 700 में से 450 माइनस कर दोगे तो 250 आ जाएगा। ये सब लिखना थोड़ी होता है, मन में करना होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक नाव 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अ बोट कवर्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड मुझे क्या होगी? अब बताओ बताओ।
कितना क्वेश्चन आसान है। तो 48 किलोमीटर चल रही है, अगर मैं मान लूँ कि उसकी स्पीड x रही होगी तो धारा के अनुकूल जाएगी तो x+3, और ये बराबर होना चाहिए 24, और धारा के प्रतिकूल जाएगी तो x-3 करना पड़ेगा। अब x की ऐसी वैल्यू रख दो जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अगर 6 रख दोगे तो 9 से ही कटेगा ही नहीं, नहीं होगा। 8 रख दोगे 11 से नहीं कटेगा, 9 रख दोगे 9 3 12 से कट जाएगा, और 9 यहाँ पे रख दोगे तो 12 से कटेगा 4 बार में। अगर यहाँ पे अगर 9 रख दोगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो यही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने x के जगह पे 9 रख दिया तो 9 3 12 चौक 48, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 9 रख दिया 6 6 चौक 24 4 आएगा, समय बराबर हो गया, यही सही है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन करवाना है, सेटिस्फैक्शन। भाई मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन करना है भैया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश की भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, तो आप तैयार रहिएगा। इंग्लिश हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश के भी जो नए हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बनाए इंग्लिश में जो पूछे जा सकते हैं रिसेंट एग्जाम्स को देखते हुए। क्या करें कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, उसमें से 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी, देखो 5:3 पहले था, अब उसमें से 12 लीटर मिश्रण निकाल जा रहा है, अब रेशियो 5:7 हो जा रहा है। बड़ा अच्छी बात है, पानी ही निकाला जा रहा है, और देखो दूध तो सेम होना चाहिए, और दूध सेम है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि बर्तन में प्रारंभिक रूप से मिश्रण की मात्रा कितनी थी। मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन एक चीज़ तो पता है कि जितनी मिश्रण पहले रहेगी उतना ही मिश्रण अब रहेगी, क्योंकि जितना निकाला जा रहा है उतना पानी डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो अमाउंट तो सेम रहेगा। तो देखो कितना निकाला जा रहा है, तो बोलोगे सर 4 यूनिट निकाला जा रहा है, और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखी, तो 3 चौक 12 होगा। अब 7 5 12 3 36 यहाँ पे टोटल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना बचा 12 12 3 36, इसका आंसर है। आसान है। देखो मैंने क्या किया कि पानी ये था भैया आपका दूध, ये था पानी, पानी कितना निकाला गया है तो बोलोगे सर 4, और यहाँ पे कितना निकाला गया था, मिश्रण निकाला गया था, मिश्रण, तो ये इसके बराबर होगा बेसिकली, इसी को छेड़ा गया तो इसके बराबर होगा, तो 3 गुना है। तो टोटल अगर मिश्रण की बात करूंगा तो 7 5 12 होगा, 12 3 36 यहाँ पे हो जाएगा। 1 यूनिट के लिए 3 है तो 36 वाली यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये सब तो बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हो, इसको एक्सप्लेन क्या ही करूँगा। ए बी सी ने क्रम से इतना 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 पेन चेंज कर देता हूँ, नहीं तो इतना ही हो जाएगा बस। ठीक है, निवेश किए, ए ने 8 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, सी ने 4 महीने तक धन लगाया। वेरी गुड। यदि कुल लाभ 54,000 है, तो अब देखो ना, जब मैं इसके क्वेश्चन को देखता हूँ तो मन में मैं कैलकुलेट करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, इनकम का रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा इनकम जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम निकालो। अब मैं रेशियो पे काम करता हूँ, देखो सब में जीरोस बराबर है, जीरोस को हटा दो, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 48 हो गया। वेरी गुड। प्रॉफिट का रेशियो, एबीसी का रेशियो निकल रहा हूँ, यहाँ पे 8 था, और यहाँ पे कितना था 6 था, फिर 48 आ गया। वेरी गुड। और यहाँ पे 12 था, और यहाँ पे कितना था 4, फिर 48 आ गया। मतलब 1:1:1, मतलब तीनों का जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, 1:1:1। तो बोल रहा है कि 54,000 को इन दोनों में बी का हिस्सा कितना होगा। अगर प्रॉफिट टोटल 54,000 का हुआ है तो इनको कितना कितना मिलेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो 18,000 मिल जाएगा, क्योंकि 18 3 54,000 होता है। ठीक है, 1/3 गुणे 54,000 करना पड़ेगा, क्योंकि बी का हिस्सा B1 था। 18,000 आंसर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको उड़ा सकते हो मन ही मन में। ठीक है, जैसे मन ही मन में उसको याद करके मुस्कुराते रहते हो। क्लियर है। देखो अब क्या करेगा कि यदि एक्स, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 में से 9 जाएगा 18। ये तो सबसे आसान था आज का, सबको पता होगा। सब लोग बड़ा खुश हो गए कि यार तरीके अब तो उड़ा ही देना। यदि इसकी वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू इतना है, तो अच्छा इसका मान बताना। अच्छा ये भी आसानी क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा दिखे एक स्ट्रक्चर, ऐसा दिख जाए स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा दिख जाए स्ट्रक्चर, ये अगर इसमें 2 ऐड कर दोगे ना, इन सभी एक्सपेरिमेंट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं भाई। क्लियर है। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो जानी चाहिए। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए। देखो किसमें बन रहा है, तो अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा, 525 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 527 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 529 बन जाएगा, 531 ये नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन दिमाग लगाया करो, बिना कैलकुलेशन मन में। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आई होप आपको। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करना है अपने को, ऐसे ही करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में
ए बी इक्वल टू ए सी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, देख के तो मुझे लग रहा है कि आसान है, लेकिन दिया क्या क्या है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसको स्किप कर देता। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो इसको स्किप करना है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले सकता है आपका। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको लास्ट में करवा दूंगा, नहीं करवाऊंगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, और क्या है। कुछ आप भी तो बताना इसका आंसर होमवर्क की तरह। वैसे मैं करवाऊंगा क्योंकि टाइम टेकन है, तो मैं सोच रहा हूँ जिसको मैं करवा दे रहा हूँ उसको जल्दी करवा दूँ। अब देखो एक चक्री चतुर्भुज में देखो लैंग्वेज देखना है इस क्वेश्चन का, बच्चे इसमें लगेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यूज करेंगे, बट आई डोंट थिंक यू शुड यूज दैट फॉर्मूला। मैं देख रहा हूँ कि एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है बेटा, जिसके सॉरी बेटा फिर बोल दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो जिसके आमने सामने का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं ए बी सी डी, ध्यान से समझो, ये हो गया ए बी सी डी, तो इसका सम 180 डिग्री होगा, और इनका रेशियो दे रखा था 2:3, तो टोटल सम करूंगा तो 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 180 हो जाएगा, एक की वैल्यू 36 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू 36 हो जाएगी। हमसे पूछा कितना था, सी की वैल्यू 36 थी 108, 36 थी 108, ऐसे आराम से कर सकते हो, क्या दिमाग उसमें ज़्यादा खर्चा करना। लेकिन पेपर में ही आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करके गए हो, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, आप लोगों के कैलकुलेशन अपने आप बढ़ा लोगे, प्रेशर इतना होता है। आगे बढ़े, बोलो। वोकल नॉडल की प्रॉब्लम है ब्रदर, इसकी वजह से पानी पीते रहता हूँ बीच में। एक वृत्त की त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर है, यदि उसके 90 डिग्री वाले सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा। 90 डिग्री का मतलब 1/4 निकाल देना है सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया, अब एक बात रखो, जब सर्कल की रेडियस 7 होती है तो उसका एरिया होता है 154, क्लियर है। जब इसका डबल करोगे, 14 रेडियस लोगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना हो जाता है, 4 टाइम्स एरिया हो जाता है। तो बेसिकली अगर 14 रेडियस है तो 4 गुणे 154 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, 154 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कितना आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व भी नहीं करना था, दिमाग में आप कर सकते थे। आगे बढ़े, जब याद कर लेना, इस चीज़ को याद कर लेना, इसको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अभी इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, देखना। जब भी रेडियस 7 रहेगी उसका एरिया 154 होता है, उसका डबल करोगे एरिया उसका 4 टाइम हो जाएगा, मतलब डबल इधर करोगे उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, इसे एक छोटे किनारे का, अब जैसे देखो ये जो जब क्वेश्चन आप पेपर में देखोगे तो होगा क्या कि आप देखो लेंथ इसका और घबरा के भग जाओगे। मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान है। देखो इसके एक छोटे किनारे के बाहर ऐसे समझो, ऐसे है, छोटे किनारे के बाहर 7 मीटर का ऐसे बना दिया जा रहा है, 7 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है कि दूसरे किनारे पर 7 मीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त काट लिया गया, अब इसको ऐसे काट लिया गया, तो निकाल दिया गया। क्या फर्क पड़ा, इसको जोड़ो इसको निकाल दिए, कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बेसिकली आपको उसका रेक्टेंगल का एरिया है तो निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 28 गुणे 14, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लैंग्वेज देख के घबराना नहीं, एक बार आपको गो थ्रू करना है क्वेश्चन को गो थ्रू करके, अगर उसके बाद आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा 10 सेकंड उसको दे देना पढ़ने के लिए। हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकंड में पढ़ा करो, 10 से 15 सेकंड में। एक वर्ग की भुजा 28 है, प्रत्येक कोने से 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या, देखो एक वर्ग की भुजा ऐसे है 28, यहाँ से भी काट लिया जा रहा है, यहाँ से भी काट लिया जा रहा है, यहाँ से भी काट लिया जा रहा है, यहाँ से ऐसे काट लिया गया। त्रिज्या के 4 समान चतुर्थांश वृत्त काट दिए जाते हैं, शेष आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। जब शेष आकृति का क्षेत्रफल निकालोगे मेरे भाई, तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालोगे और उसमें से ये चारों का एरिया निकालोगे। अब ये चारों बराबर है तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना लेंगे। और रेडियस कितना है भाई, तो बोलोगे रेडियस 7 है, तो एरिया कितना कम हो जाएगा, तो 154। अभी मैंने बताया कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया उसका 154 होता है। अच्छा, स्क्वायर की साइड कितनी थी, मतलब ये वाला हमको एरिया निकालना है, तो पूरे स्क्वायर में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ये कितना बेटा, तो बोलोगे सर कितना है, 28 है, 28, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और 154 माइनस करना पड़ेगा। अब इसका देखो 784 वैसे होता है, जिसको 9 याद हो तो यूनिट डिजिट लगा लो, 2864, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 है, लास्ट में 0 आएगा, ये आंसर। इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 4 है, 4 में से 4 जाएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए, एंड दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगर स्क्वायर नहीं आता तो आपको क्या करना है, 50 तक स्क्वायर याद करना है, और 30 तक आपको टेबल और क्यूब याद करना है। मैं तो इतना ही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी, कर लो चाहे मत करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको आप कैसे करते हो। एक ठोस आकृति
एक बेलन और उसके ऊपर रखे अर्धगोले से बनी है, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, फिर 7 आ गया, और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस ठोस का कुल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? समझ रहा है? देखो दिमाग लगाओ कि एक ठोस आकृति, एक बेलन और उसके ऊपर एक अर्धगोले से बनी है। बेलन, बेलन बना लो मैं भाई, बेलन है कहीं मेरे पास, ये है शायद, मैं बेलन बना ले रहा हूँ, देखो ठीक है। अब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया, अर्धगोला, ठीक है। अब इसको घुमाऊंगा कैसे मैं, ये तो घूमेगा नहीं, छोड़ो जान दो, छोड़ो जान दो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ये फिगर आपको बनाया गया, ये बोल कह रहा है कि इस ठोस का कुल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा आसान है देखो, लेकिन कैलकुलेशन तो है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। कैसे निकालोगे? तो कहोगे सर अगर मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो ये इसका एरिया हो जाएगा, बेस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पता है ना कि जो बेलन, जो गोला होता है, स्फेयर होता है, उसका जो कंप्लीट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब हाफ कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, तो आपको बेसिकली यही निकलना है। अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मिलकर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर एच। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखो अगर कुछ बच्चे करेंगे क्या कि इसमें लगेंगे 11 का मल्टीपल चेक करने, 11 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएंगे, फिर जाओ आप कैलकुलेशन करो। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि कितना है भाई, रेडियस 7 है, तो इसका तो आ जाएगा 154, तो 3 गुणे 154, यहाँ पे देखो कितना आसान हो गया, प्लस फिर क्या होगा 2 पाई आर एच करना, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, एच की वैल्यू 10 दे रखी थी, 7 से 7 कट जाएगा। अब यूनिट डिजिट मैच करवा सकते हो आप, करवा लो, कितना हो जाएगा, तो 4 थी यहीं 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी लास्ट में 0, 12 लास्ट में 2 आना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, तो 300, 150, 450, 450, 362, 462 आ जाएगा। ये कैसे कर रहे हो सर जी? ऐसे ही मल्टीप्लाई कर, 450 में 12 जोड़ दोगे और ये हो जाएगा 2200, कितना है भाई, 440। तो मुझे लग रहा है यही आंसर आएगा, लग नहीं रहा वही आएगा क्योंकि करीब में वही दिख रहा था मुझे। आगे बढ़े, बोलो। पिंक कलर ले लेता हूँ, थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसके मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे भाई साहब, आप देख लेना। एक ठोस आकृति 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर उसी त्रिज्या, फिर वही आगे अर्धगोले के ऊपर इस बार रखा, अर्धगोले को मैं इस बार अर्धगोला बना दे रहा हूँ आपके लिए ऐसे, ठीक है। करा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर उसी त्रिज्या का, सेम त्रिज्या है भाई, एक शंकु रखकर बनाया गया, शंकु रखा गया। शंकु कहाँ गया भाई, इसको रख लेते हैं, ये तो अलग ही है। जाने दो भाई, ज़्यादा क्रिएटिविटी में दिमाग खराब हो जाता है मेरा, मैं बना दे रहा हूँ आपको फिगर ऐसे, शंकु ऐसे रख दो, इस पर ज़्यादा सही है, ठीक है। ये शंकु मैंने रख दिया, ठीक है, वेरी गुड। इस ठोस का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कितना आसान क्वेश्चन, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा, पहले गो में आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। कितना आंसर होगा तो निकालते हैं कि, ध्यान से समझना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 पाई आर एच हो जाएगा, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अभी आपने बताया अर्धगोला। इसका कितना होता है, तो बोलोगे सर पाई आर एल होता है। एल क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, मतलब स्लैंट हाइट होती है, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका रेडियस पहले दे रखा है, ध्यान समझो, रेडियस दे रखा था 14, वेरी गुड। और क्या दे रखा था भाई साहब, और क्या दे रखा था, ध्यान समझना, हाइट दे रखी थी 48, इसको मैंने 48 रख लिया। अब आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए, क्या भैया, 7, 24 और 25। देखो 7 का डबल ये है 14, 24 का डबल ये है 48, तो 50 का डबल, 25 का डबल 50 ये हो जाएगा, स्लैंट हाइट 50 हो गई। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 22/7 गुणे आर, आर की वैल्यू कितनी है 14, और एल की वैल्यू कितनी आ गई 50, इससे काट दोगे 2 बार में, 50 दूनी 100, ये हो गया 2200, 2200 यहाँ पे आ गया। कैलकुलेशन लिखो, मैं ऐसा कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शंस गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं निकालूंगा तो मुझे पता है कि जब 14 है तो बेसिकली हो जाएगा 2 गुणे 7 होता तो 154 होता, लेकिन एरिया रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 154, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैं नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे मैं रहूँगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 हो गया, 1200 और 1200, 832, 1232 हो जाएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और 34, ये इसका आंसर आना चाहिए, 34 32, जो कि इसमें नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करना किया, नहीं तो मैं नहीं किया होता। मैंने इसको देखा था कि उसी समय मुझसे गलत हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो वहीं पे पूरा कैलकुलेशन कभी कभी कर लेना चाहिए, कभी कभी पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा, अगर आएगा तब भी बताइएगा, कमेंट करिएगा। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, जहाँ थीटा न्यून कोण है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो 5/13 दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ये होता है बेस, 5 12 13, सॉरी हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा, 5 12 13। ठीक है, क्लियर हो गया। सेक थीटा की वैल्यू पूछिए, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना आ गया 12, प्लस ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 5/12, 13 5 18/12, 6 से काट दोगे 3/2, 6 से काट दोगे 3/2। और वैसे भी डायरेक्ट भी तुम चेक कर सकते थे, ध्यान से समझो कि नीचे जो आएगा वो बेस आएगा, नीचे जो आएगा वो बेस आएगा, लेकिन सब इसमें काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सही सही बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें डीआई के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया, तो देख लेना भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ। ये क्या है क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तभी आपको दिखेगा। कि एक संस्था द्वारा 4 वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या, देखो डीआई अगर देगा तो इसी लेवल का देगा, इससे हार्ड नहीं दे सकता। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करवाने शर्म आएगी, उनके दादा भी नहीं कर पाएंगे। 24 और 2026 में गणित की पुस्तकों की बिक्री का अनुपात क्या है। ध्यान से क्वेश्चन अगर देखें तो क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है भाई, कि 2024 और 2026 में गणित की पुस्तकों की बिक्री का अनुपात। 2024 कहाँ है बेटा, यहाँ पे है, तो इतना था, गणित था ना, 2026 में इतना है, 300/42 है, 420, काट दो, 6 से कट जाएगा 5 बार में, 6 से कट जाएगा 7 बार, कितने प्रेम से हो गया 5 ऑब्जर्वेशन रखिए, मन में करना, लिखना नहीं वैसे ये सब। ठीक है, लिख दोगे तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा पतला ही कर लेता हूँ, ज़्यादा सही लग रहा है। ये देखो 4 वर्षों में विज्ञान की पुस्तकों की कुल बिक्री अंग्रेजी की पुस्तकों की कुल बिक्री से कितनी अधिक है। वाह, अंग्रेजी यहाँ पे, विज्ञान ये, देखो डिफरेंस यही पे निकाल लो। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, तो बोलोगे सर 20 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 40 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, फिर यहाँ पे 60 का आ जा रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से, इधर 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 कितने का गैप आ रहा है भाई, तो बोलोगे ये 80 का आ रहा है। 80 भी 100 और 100 100 200, 200 ज़्यादा आ गए, सिंपल है। अगर ये ज़्यादा हो जाता तो मैं माइनस में लिख देता, लेकिन यहाँ पे सब वैल्यूज उसकी बड़ी थी। ठीक है, गैप मैंने चेक किया, ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ 20 था, ये यहाँ से 40 था, ऐसे चेक करके ऐड कर दिया, काम खत्म हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम कर दिया गाइस हमने। गाइस देखो ये दे रखा है कि 2023 से 2026 तक गणित की पुस्तकों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। 2023 यहाँ पे 240 था, वेरी गुड। 2026 में 420 था, कितना बढ़ा, तो अगर मैं 60 दे दूं ये तो 300 हो जाएगा, और 120 180 बढ़ गया 240 पे, तो 100 पे कितने बढ़ेगा, 0 से 0 मैंने पहले ही काट दिया। 6 से काट दोगे 3 बार में, 6 से काट दोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 25 यहाँ 75%, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, कितना आसान आसान है। डीआई के क्वेश्चन हमने उड़ा दिए ऐसे ही, हवा में उड़ा दे रहे हैं, हवा में उड़ा दे रहे डीआई के। ये क्या करें भैया, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है तथा बी मीनार के अधिक निकट है। मीनार की ऊंचाई कितनी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वीडियो को
डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करना जरूर, लेकिन ज्वाइन कर लें। देखो क्या है भाई कि कह रहा है कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि एक मीनार है, एक पॉइंट ए और बी से दूर है, ऐसे कुछ बना लेना फिगर। देखो नज़दीक कौन सा है, बी मीनार के नज़दीक, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, मीनार ये हो गया। ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है, और ध्यान से समझना ये 60 होगा और ये 30 होगा, पास वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ध्यान समझना, अगर ये 30 है ये 60 है, तो याद रखना ये जितना होगा उसका जस्ट हाफ ये होता है, और ये जितना होगा, अगर ये 60 है तो ये √3 हो जाएगा, तो 20√3 इसका आंसर। क्लियर है? देखो ये अगर 30 है, ये 60 है, तो अगर ये इसके बीच की डिस्टेंस 40 है, तो इसका आधा ये हो जाएगी। अच्छा, √60 का मतलब क्या होता है कि इसका बेस 1 होना चाहिए, इसका ये √3 होना चाहिए। एक की वैल्यू अगर 20 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी। दैट विल बी आंसर। ये सब मैं रटवा चुका हूँ, बहुत पहले ही प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अगर नहीं किए तो कर लो। और आप बोलोगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री में फिर से आके आपका पूरा एक वन शॉट डाल सकता हूँ, अगर इफ़ यू इंसिस्ट। करोगे नहीं वैसे, मैं जानता हूँ। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 25 ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अगर लंबाई चौड़ाई अगर 4 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इनका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, इस ऐसे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसी की वैल्यू 180 दे रखी है। 5 और 9 दिन 18 की वैल्यू 180 दे रखी है, मतलब 10 गुना है, ठीक है। तो बोला है उनका एरिया कितना हो जाएगा, तो 5 और 20, तो ये 10 का स्क्वायर जो होगा उसका उतना गुना हो जाएगा 100, तो 2000 हो जाएगा। ओके सर, ये सब क्या कर रहे हो भैया आप? भैया ये आप ये सब कैसे कर सकते हो? देखो जो पेरीमीटर होता है वो भी एक तरीके की लेंथ होती है, तो लेंथ जितना गुना होती है, एरिया जस्ट उसके स्क्वायर में गुना हो जाती है। क्लियर है? कि लेंथ 10 गुना हो रही थी, तो एरिया 100 गुना हो जाएगी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। हाँ जी, क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे भाई साहब, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करो ऐसे ही, अगर और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो बता देना। ABC लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। वर्तमान आयु 3, 4, 5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना है, तो बी की वर्तमान आयु याद कीजिए। पहले तो 4 का मल्टीपल होगा, बी की वर्तमान आयु। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 बच गए, 12 और इसमें। तो मैं देख रहा हूँ 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये भी 6 बढ़ा होगा, ये भी 6 बढ़ा होगा, ये भी 6, मतलब 18 बढ़ गया होगा। 18 माइनस कर दो इसमें से, 18 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 48। तो मतलब 4, 3, 7, 5, 12 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 48 होगी। तो 4 गुना है, तो 4 की इसमें गुणा कर दोगे। 4 की वैल्यू पूछी थी ना, बी की 4 थी, 4 चौक 16। ऐसे भी कर सकते थे। बस आज के लिए इतना है, मुझे लग रहा है खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहां से आप इसका PDF ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का मैराथन चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, तो यू कैन टेल मी, ठीक है। इसमें आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई साहब। तो बस भाइयों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप कमेंट करना मत भूलना, बता रहा हूँ मैं, गांठें तोड़ दूंगा। सॉरी गाइस, गांठें मैं बच्चों को तोड़ता हूँ, आप लोग तो मेरे ही इक्वल होंगे, ठीक है। बाय।